एनिमे की कहानी बैटलफील्ड में 4 ब्रेव वॉरियर्स से शुरू होती है जो फाइनल बैटल के लिए डीमन किंग के सामने खड़े थे। ये फाइट पूरी दुनिया की फ्यूचर तय करने वाली थी। चारों ने अपनी मैजिक सोर्ड्समैनशिप और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। डीमन किंग की पावर उनसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। सभी लगातार लड़ते रहे। आखिर बैटल अपने फाइनल मोमेंट में पहुंच गई। तभी गोल्डन हेयर वाला हीरो एक मौका देखकर अपनी स्वॉर्ड सीधे डीमन किंग के सीने में घुसा देता है। उसी समय टीम का मेज एक जबरदस्त लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है और आसमान से बिजली डीमन किंग पर टूट पड़ती है। पहले से ही कई गंभीर इंजरीज झेल चुका डीमन किंग अब और डैमेज नहीं सह पाता। वो आखिरी बार जोर से चीखता है और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल तक चारों वॉरियर्स वहीं खड़े उसे देखते रहते हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सच में डीमन लॉर्ड को हरा दिया। कुछ समय बाद पूरे किंगडम में एक ग्रैंड सेरेमनी रखी जाती है। दुनिया को बचाने वाले चारों वॉरियर्स किंग के सामने घुटनों के बल बैठे थे, जबकि हजारों लोग उनकी विक्ट्री का जश्न मना रहे थे। किंग उनकी बहादुरी से खुश होकर उन्हें 4 एम्परर्स का टाइटल देता है। ये सम्मान सिर्फ किंगडम के सबसे महान मेजर्स को ही मिलता था। ये सुनते ही एफ्टल पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे पता था कि हिस्ट्री में ये टाइटल हमेशा नोबल फैमिली के लोगों को ही मिला था, इसलिए उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। उसके लिए ये रिवॉर्ड उसकी उम्मीद से भी कहीं बड़ा था। फिर किंग खुद एफ्टल के पास आते हैं और सबके सामने कहते हैं कि भले ही वो दुनिया का सबसे ताकतवर मेज नहीं है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट किसी से कम नहीं है। इसलिए आज से उसे लाइटनिंग एम्परर के नाम से जाना जाएगा। ये सुनते ही एफ्टल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पूरी क्राउड जोरदार चीयर्स करने लगती है। मैजिक सीखने और मास्टर करने में उसने अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए थे और आखिरकार आज उसकी हार्डवर्क को असली पहचान मिल गई थी। सेरेमनी खत्म होने के बाद एफ्टल गर्व के साथ वहां से निकलता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी सारी सैक्रिफाइस और हार्डवर्क सच में सफल हो गई। कई साल बीत जाते हैं। अब एफ्टल बूढ़ा हो चुका था। एक सुबह वो अपने घर के बाहर खड़ा खुले फील्ड्स की तरफ चुपचाप देख रहा था। तभी मर्लिन उसके पास आती है और मुस्कुराकर कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। करीब 1 घंटे बाद एफ्टल अपने स्टूडेंट्स को मैजिक सर्कल मेंटेन करना सिखा रहा था। सभी स्टूडेंट पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने मैजिक सर्कल को जितनी देर हो सके एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक स्टूडेंट का फोकस टूट जाता है और उसका मैजिक सर्कल गायब हो जाता है। एफ्टल तुरंत उसे रोककर कहता है कि गिव अप मत करो। किसी भी मेज के लिए फोकस सबसे जरूरी स्किल होती है। अगर तुम खड़े होकर मैजिक सर्कल मेंटेन नहीं कर सकते तो बैटल के दौरान स्पेल चांट करते समय भी उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। टीचर की बात सुनकर स्टूडेंट फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। सभी अपने मैजिक सर्कल हटा लेते हैं, लेकिन रेस्ट करने की जगह एफ्टिल तुरंत कहता है कि अब लेवल 4 मैजिक की प्रैक्टिस करेंगे। इतने में मर्लिन उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो बहुत टायर्ड लग रहा है, इसलिए उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन एफ्टेल मुस्कुराकर कहता है कि वो बिल्कुल टायर्ड नहीं है। फिर भी मर्लिन के चेहरे की वरी देखकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। तभी उसे कई साल पुरानी एक मेमोरी याद आ जाती है। ये वही समय था जब उनकी पार्टी ने डीमन लॉर्ड को हराया था। उसी दौरान उसे मर्लिन एक बेबी के रूप में मिली थी। वॉर में उसकी मदर की मौत हो गई थी और वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये याद आते ही एफ्टल के मन में गिल्ट भर जाता है। वो सोचता है कि अगर मर्लिन को कभी सच पता चला कि वॉर के दौरान उसने उसके क्लैन के कितने लोगों को मार दिया था, तो शायद वो उससे हेट करने लगेगी। लेकिन अगले ही पल वो उन थॉट्स को साइड में रख देता है और वापस प्रेजेंट में लौट आता है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स से लेवल 4 मैजिक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तभी मर्लिन कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराती है और कहती है कि अब वो लेवल 6 मैजिक सीखने के लिए रेडी है, क्योंकि वो एफ्टिल की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक है। उसकी बात सुनकर एफ्टिल इम्प्रेस तो होता है, लेकिन प्यार से समझाता है कि इतनी जल्दी एडवांस होने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर वो लेवल 6 मैजिक भी सीख जाएगी, लेकिन अभी उसे बेसिक्स पर पूरा फोकस करना चाहिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मर्लिन अकेले ही गहरे फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। उसका टारगेट पास की केव में रहने वाले एक खतरनाक बीस्ट को हराना था। उसे लगता था कि अगर वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर को हरा देगी तो साबित हो जाएगा कि वो एफ्तल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। साथ ही अगर वो खुद दूसरों को सिखाने लायक बन गई तो एफ्तल को भी आखिरकार रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ उसकी सोच के उल्टा हो जाता है। केव के अंदर रहने वाला बीस्ट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल था। कुछ ही देर में मर्लिन अपनी जान बचाते हुए फॉरेस्ट में भाग नहीं थी और उसके पीछे एक विशाल वोल्फ जैसा मॉन्स्टर दौड़ रहा था। मर्लिन पहले ही उस पर लेवल 4 मैजिक इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन उसका मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसे समझ आ गया कि अब उसे इससे भी ज्यादा पावरफुल स्पेल की जरूरत है। आखिर उसने लेवल 6 स्पेल चैंट करना शुरू किया, जबकि उसने पहले कभी इसे सक्सेसफुली कास्ट नहीं किया था। उसकी हैरानी की बात यह थी कि इस बार स्पेल सच में एक्टिवेट हो गया और एक जबरदस्त लाइटनिंग बोल्ट सीधे मॉन्स्टर पर गिरा।
भारी एक्सप्लोजन से पूरा फॉरेस्ट धुएं और धूल से भर गया। मर्लिन को लगा कि आखिरकार उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर धुएं से बिल्कुल सेफ बाहर निकल आया। मर्लिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही बीस्ट ने उसे जोरदार हमला करके दूर फेंक दिया। वो जमीन पर गिर गई और मुश्किल से उठने की कोशिश करने लगी। विशाल वुल्फ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब मर्लिन को लगने लगा कि उसका एंड यहीं होने वाला है। जैसे ही बीस्ट हमला करने वाला था, उसी समय एफ्तल अचानक वहां पहुंच जाता है और आखिरी पल में उसकी जान बचा लेता है। मर्लिन को बचाने के बाद एफ्तल उसे अकेले फॉरेस्ट में आने के लिए डांटता है। मर्लिन शर्मिंदा होकर बार बार सॉरी बोलने लगती है। एफ्तल कहता है कि उसके अंदर बाकी सभी स्टूडेंट से ज्यादा टैलेंट और पोटेंशियल है, लेकिन अगर वो जल्दी पावरफुल बनने की कोशिश करेगी तो बिना स्ट्रांग फाउंडेशन के उसकी सारी पावर बेकार हो जाएगी। तभी मर्लिन देखती है कि वही बीस्ट अभी भी जिंदा है और एफ्तल के ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन एफ्तल बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। बिना पीछे देखे वो आराम से लेवल 10 लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है। उसके शरीर से निकली भयानक लाइटनिंग एक ही पल में बीस्ट को पूरी तरह खत्म कर देती है। उस रात मर्लिन बार बार एफ्तल की तारीफ करती रहती है कि वो कितना अमेजिंग लग रहा था जब उसने उसकी जान बचाई। लेकिन आखिर में एफ्तल उसे सोने के लिए भेज देता है। मर्लिन बेड की तरफ जाती है, लेकिन अचानक पीछे मुड़कर देखती है कि एफ्तल खून की खांसी कर रहा है। असल में कई सालों से वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था और उसकी कंडीशन लगातार खराब होती जा रही थी। मर्लिन के चेहरे की वरी देखकर एफ्तल लमच जाता है कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पहले से सब पता है। यही वजह थी कि मर्लिन खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी। मर्लिन धीरे से कहती है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन एफ्तल मुस्कुराकर कहता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो अपना बाकी जीवन बेड पर लेटकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। वो आखिरी सांस तक टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है और उन्हें महान मेज बनाना चाहता है। फिर एफ्तल बताता है कि उसका सबसे बड़ा सपना हमेशा दुनिया का सबसे स्ट्रांग मेज बनना था। ये सुनकर मर्लिन कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी नज़र में तो एफ्तल पहले से ही सबसे स्ट्रांग मेज था। आखिर उसे लाइटनिंग एम्परर का टाइटल मिला था। एफ्तल कहता है कि सच कुछ और है। भले ही वो 4 एम्परर्स में सबसे सीनियर था और उसने कई बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की थीं, लेकिन उसकी पार्टी के कुछ मेंबर्स उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए उसने खुद को कभी सबसे स्ट्रांग नहीं माना। अगले दिन एक स्टूडेंट दरवाजा खटखटाकर बताता है कि फ्लेम एम्परर ने मैजिकल एप्टीट्यूड पर अपनी रिसर्च पूरी कर ली है। ये सुनकर एफ्तल तुरंत रिपोर्ट पढ़ता है और पता चलता है कि फ्लेम एम्परर ने किसी इंसान की मैजिकल एप्टीट्यूड पता करने का तरीका खोज लिया है, जिसे लोग अब तक इम्पॉसिबल मानते थे। एफ्तल उसकी जीनियस होने की तारीफ करता है और तुरंत इस मेथड को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो मर्लिन का एक हेयर लेकर टेस्ट ट्यूब में रखता है और एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। कुछ देर बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं जो उसकी मैजिकल एफिनिटी बताते हैं। रिजल्ट देखकर पता चलता है कि मर्लिन की विंड मैजिक और वाटर मैजिक में एस रैंक एप्टीट्यूड है, फायर मैजिक में बी रैंक और अर्थ मैजिक में सी रैंक एप्टीट्यूड है। क्योंकि एफ्तल ने मर्लिन को बेबी होने से पाला था, इसलिए वो तुरंत समझ जाता है कि ये रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट हैं। पहले स्टूडेंट्स को हर एलिमेंट की बेसिक मैजिक कई साल तक सीखनी पड़ती थी, उसके बाद ही टीचर अंदाजा लगा पाते थे कि किस स्टूडेंट का टैलेंट किस मैजिक में ज़्यादा है। लेकिन इस नए टेस्ट की मदद से अब किसी भी बच्चे का मैजिकल एप्टीट्यूड उसके जन्म के समय ही पता लगाया जा सकता है। इस नए टेस्ट की वजह से ट्रेनिंग पहले से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और टैलेंटेड लोग बहुत तेज़ी से स्ट्रांग बन पाएंगे। इसके बाद एफ्टाल खुद भी टेस्ट करवाने की बात करता है। मॉर्लिन तुरंत कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट तो जाहिर है सबसे हाई होगा। लेकिन एफ्टाल मना नहीं करता। वो कहता है कि अगर वो कभी हाईएस्ट लेवल मैजिक तक नहीं पहुंच पाया, तो कम से कम उसे ये तो पता चलना चाहिए कि उसके अंदर उस लेवल तक पहुंचने का टैलेंट था भी या नहीं। टेस्ट शुरू होता है, लेकिन रिजल्ट देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी कलर नहीं आता। एक स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़कर बताता है कि कलरलेस रिजल्ट का मतलब है कि उस इंसान के अंदर मैजिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं है। फिर वो जल्दी से कहता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि एफ्टाल दुनिया के सबसे स्ट्रांग मेजेस में से एक है। कुछ पल के लिए एफ्टाल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो दोबारा टेस्ट करने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स कई बार टेस्ट रिपीट करते हैं, लेकिन हर बार रिजल्ट वही आता है। हर टेस्ट पूरी तरह कलरलेस होता है। रिजल्ट को देखते हुए एफ्टाल को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। उसे याद आता है कि मैजिक सीखने में उसे हमेशा दूसरों से ज़्यादा टाइम लगता था। उसे ये भी याद आता है कि बाकी एम्परर्स हमेशा उससे आगे निकल जाते थे, चाहे वो कितनी भी हार्डवर्क क्यों ना करे। तभी उसे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई पता चलती है। उसके अंदर शुरू से ही मैजिकल एप्टीट्यूड था ही नहीं। ये सच उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। उसे जोर की खांसी आने लगती है और मर्लिन तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है। कुछ देर बाद मर्लिन उसके रूम के बाहर आकर कहती है कि वो उसके लिए वाटर लाई है, लेकिन एफ्टाल उसे अंदर आने से मना कर देता है। रूम में अकेला लेटा हुआ एफ्टाल अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। सालों तक उसका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि वो मैजिक की हाईएस्ट पीक तक पहुंचे,
लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि चाहे वो कितनी भी हार्डवर्क करता, उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पास टैलेंट ही नहीं था। ये सोचकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार चली गई। अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसी समय उसकी एक स्किल सेकेंडरी इंकारनेशन एक्टिवेट हो जाती है। अगले ही पल उसकी यंग सोल एक अजीब सी खाली जगह पर पहुंचती है जहां उसके सामने एक गॉडेस खड़ी थी। चारों तरफ देखकर एफ्टाल मुस्कुराता है और कहता है कि 50 साल से भी ज्यादा समय बीत गया और वो सेकेंड रीइंकारनेशन के बारे में लगभग भूल ही गया था। वो गॉडेस को याद दिलाता है कि बहुत समय पहले जब उसकी पहली दुनिया में मौत हुई थी, तब उनकी पहली मुलाकात यहीं हुई थी। गॉडेस मुस्कुराकर कहती है कि अब उसके सेकेंड रीइंकारनेशन का समय आ गया है। उसे नई दुनिया में भेजने से पहले गॉडेस कहती है कि वो 2 बोनस स्किल्स चुन सकता है। वो उसे 2 टाइम्स ग्रोथ नाम की स्किल रेकमेंड करती है, जिससे उसकी ग्रोथ 2 गुनी स्पीड से होगी। लेकिन एफ्टाल इस ऑफर को मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास पहले से मैजिक का इतना नॉलेज है कि अगर उसे बस थोड़ा टाइम मिल जाए तो वो अपनी मेहनत से फिर से स्ट्रांग बन जाएगा। उसे किसी एक्स्ट्रा एडवांटेज की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर गॉडेस काफ़ी इंप्रेस होती है। वो उसे गुड लक कहती है और नई दुनिया में भेज देती है। अगले ही पल एफ्टाल एक छोटे लड़के के शरीर में आंखें खोलता है। वो अचानक उठ बैठता है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ की मेमोरीज तेजी से वापस आने लगती हैं। कंफ्यूज होकर वो नीचे जाता है जहां उसकी मदर उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। खाना खाते हुए उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि ये उसकी थर्ड लाइफ है। एफ्टाल खुद से प्रॉमिस करता है कि इस बार वो किसी भी कीमत पर मैजिक को पूरी तरह मास्टर करेगा। लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर एक बुरी खबर मिलती है। इस नई लाइफ में भी उसके अंदर मैजिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे लगता है कि इस बार भी वो सिर्फ लेवल 10 मैजिक तक ही सीमित रह जाएगा। एक दिन वो अकेला फील्ड में लेटा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसे जोर का शोर सुनाई देता है। वो ऊपर देखता है तो एक गुस्से से भरा ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था और उसके पीछे नाइट्स की पूरी टीम उसका पीछा कर रही थी। एफ्टाल भी बिना सोचे उनके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि इस समय उसकी उम्र सिर्फ 4 साल है। इस छोटे शरीर से वो कुछ भी नहीं कर सकता। ड्रैगन को उड़ते देखकर उसे अपनी पिछली लाइफ में बनाए गए लेवल 10 स्पेल्स याद आ जाते हैं। वो आदत से अपनी 2 उंगलियां आगे करता है और स्पेल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। स्पेल तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट आसमान को चीरते हुए सीधे ड्रैगन से टकराता है और एक ही अटैक में उसे नीचे गिरा देता है। एफ्ताल हैरानी से सब कुछ देखता रह जाता है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। भले ही उसका रीइंकारनेशन नई दुनिया में हुआ हो, लेकिन उसकी पिछली लाइफ की सारी पावर और एबिलिटीज अब भी उसके साथ थीं। यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है।